तो आगे बढ़ते हैं। आज हम हमेशा की तरह मैं आपको गुड मॉर्निंग नहीं कहने वाला हूँ, क्योंकि जब ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है तो अभी रात के 10 बजे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज भी मैंने कई ऐसे मैसेज मिले जो उनकी जो डिमांड है वो ऐसी चल रही है कि डेली लेक्चर अपलोड कीजिए या नेक्स्ट कब आएगा। तो आप इस चीज़ को समझिए इस प्लेटफॉर्म पर, और मिनिमम जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके आधार पर लेक्चर को डेली बनाना, ठीक है ना, उसको अपलोड करना थोड़ा टिपिकल है। आप बिल्कुल पेशेंस रखिए, सब काम होगा। और क्योंकि 3-4 काम साइमल्टेनियसली साथ चल रहे हैं। आपके बीएससी का जो काम है वो भी साथ चल रहा है, इसके अलावा जो यूपीएससी और आरपीएससी का जो आरएस का एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड जो लेक्चर है ज्योग्राफी के, वो भी बिल्कुल इसी प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। और ये जो सारा काम है बड़ा ही क्या है, हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि लेक्चर जब आप इस प्रकार का लेक्चर जब यहाँ पर डिलीवर किया जाता है तो उसके लिए जितना समय दिया जाता है उससे ज़्यादा समय उसको ढंग से प्रिपेयर करने में लग जाता है। तो आप निश्चिंत रहिए, सारा काम होगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, समय के साथ साथ सब हो जाएगा। तो अब ये जो आज हम लेक्चर कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, ये बीएससी थर्ड ईयर के लिए, ठीक है ना। अब क्या ऊपर कुछ टॉपिक क्लास कुछ लिखा होने तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए किस चीज़ के लिए। मैं साइड में लिख देता हूँ, ये जो लेक्चर बन रहा है वो बन रहा है बीएससी थर्ड ईयर के लिए, ठीक है ना, थर्ड ईयर के लिए। क्वांटम मैकेनिक्स की जो हम बुक स्टार्ट कर रहे थे उसी में है, जिसके अंतर्गत हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बड़ी डिटेल में कर लिया था। उसके अंतर्गत जितने भी एस्पेक्ट्स थे समझ लायक वो हमने काफ़ी हद तक कर लिए थे। आज हम क्या कर रहे हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स के अंतर्गत बेसिकली जब तक आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको वो मज़ा नहीं आएगा। और न्यूमेरिकल इसलिए भी ज़रूरी है कि जो थ्योरी या कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो नहीं पा रहे हो, या उसको आपने कहाँ तक और कितना समझा है, उसके लिए न्यूमेरिकल अप्रोच ज़रूरी होती है। तो हम न्यूमेरिकल करेंगे और इस प्लेटफॉर्म में थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। ये न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि जो आपका एग्जाम होता है उसमें ऑलमोस्ट 25 to 30% न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो वो एज इट इज आपके काम आ जाएंगे। और हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेंगे जो एज इट इज आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका एक्सक्लूसिवली गोल जो है, यानी जो प्राइम टारगेट है वो उनका क्या है, एमएससी फिजिक्स करना है। निश्चित रूप से कई बच्चों का होता है, तो उनको जब एमएससी फिजिक्स करना होता है तो उनको कुछ एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं, ठीक है ना, जैसे आईआईटी जेएम का एग्ज़ाम हो गया या अदर यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो ये उनके लिए भी हेल्पफुल है। हालांकि यहाँ मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि जो हमारी रेगुलर क्लास चल रही है बीएससी सेकेंड ईयर की और बीएससी थर्ड ईयर की, और कुछ दिनों बाद जब बीएससी फर्स्ट ईयर आएगी तो उसकी भी चलेगी, तो उसमें तो हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वहाँ पर उस तरह से डिटेल में नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिर वो क्या सब कुछ चीज़ें मिक्स हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि जो पूरी क्लास है, हो सकता है उस पूरी क्लास का एमएससी फिजिक्स करना ना हो, तो डिटेल में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस या डिटेल में कोई भी टॉपिक को मैं इस क्लासरूम में कवर नहीं करूँगा। उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर ली जाएगी, जो मेरा चैनल होगा उसमें आपके एक सेपरेट प्लेलिस्ट में बना दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि जब भी आप अब नोटिफिकेशन को देखो तो प्लेलिस्ट के हिसाब से देखो, आप जिस टॉपिक को, जिस क्लास के हो, जिस कंटेंट में जाना, आप उसी प्लेलिस्ट को ओपन करो, ताकि कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। मैं सेपरेट प्लेलिस्ट पूरी बना दूंगा, तो ये लगभग अब उसमें 1 सप्ताह लग जाएगा भी, ठीक है ना। मतलब आप मान के चलिए अगस्त के फर्स्ट वीक जब समाप्त हो गया 5-6 अगस्त के बाद, उसके बाद आपको वो लेक्चर भी मिलने शुरू हो जाएंगे वहाँ पर हम। और उसमें भी आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, उसमें भी आप डेली की डिमांड ना करिएगा, ठीक है ना। वो सप्ताह में आपको 1 या 2 दिन मिलेंगे, लेकिन वो उस तरह से डिज़ाइन किए जाएंगे कि पूरे सप्ताह का काम आपको उसमें मिल जाएगा। यानी आप अगर उस लेक्चर को 2-3 लेक्चर जो होंगे उनको अगर आप सुनोगे, उसमें जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में दूंगा आपको, वो अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका पूरा सप्ताह उसमें लग जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, डिज़ाइन करने में और फॉर्मेट करने में बड़ा टाइम लगता है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो वो इनिशिएटिव भी हम इस प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आईआईटी जेएम वाला और एमएससी एंट्रेंस एग्जाम का जो टॉपिक्स होंगे उनको बिल्कुल सेपरेटली डील करेंगे। और ये तो आपको सुनना ही है, क्योंकि इससे तो आपकी बेसिक मजबूत होगी, लेकिन उनको भी आप बिल्कुल अलग से सुन सकते हो। वो प्लेटफॉर्म केवल उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट होगा जिनका मेन टारगेट क्या है, एमएससी फिजिक्स करना है। और जो यूपीएससी और आरपीएससी के जो एग्जाम से रिलेटेड जो मैंने अलग से चैनल पर जो लेक्चर चल रहे हैं, फिलहाल ज्योग्राफी के चल रहे हैं, तो वो आप बिल्कुल वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो बस हम जो एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी वो मैंने दे दी। अब हम हमारे न्यूमेरिकल पर आते हैं। तो कुछ अब देखिए, न्यूमेरिकल क्या लिखा उसको आप छोड़िए। अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की आपकी एक अप्रोच भी होनी बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, और बहुत ही प्रैक्टिकल है और जांचावार परखा हुआ है, और रियलिटी में उसको महसूस भी किया गया है। जनरली क्या होता है कि जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, विशेषकर फिजिक्स का या मैथ्स का,
विशेषकर बता रहा हूँ, केमिस्ट्री भी उसमें इन्वॉल्व कर लीजिए। हम लोग जनरली ऐसे एग्जामों में क्या करते हैं कि खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं कि आज हमने 50 कर ली, आज हमने 100 कर ली, आज हमने 150 कर ली। अच्छी बात है, करने चाहिए, लेकिन कई ऐसे एग्जाम्पल है जब कई स्टूडेंटों ने इस प्रकार से 2-2 क्वेश्चन डेली सॉल्व किए, लेकिन एग्जाम में वो उनकी ऐसी स्थिति होती है कि सिलेक्शन होना तो दूर की बात, वो एक मिनिमम जो रेंज होती है वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाते। इसका कारण क्या है कि जब वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तब उनका मेन टारगेट हो जाता है नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सॉल्व किए उस पर हो जाता है। वो क्वांटिटी पर तो फोकस हो जाते हैं लेकिन क्वालिटी को चूक जाते हैं। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की अपनी एक अप्रोच होती है, उसको हम आज सीखेंगे, ठीक है ना। जब आप घर पर भी प्रैक्टिस करो तो उस अप्रोच को आप अपनाना, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, ठीक है ना। और जैसा मैंने पहले कहा था, ये जांची हुई है, परी हुई है और हर लेवल के एग्जाम पर इसको अपनाया गया है। स्टेट लेवल पर भी अपनाया गया है, नेशनल लेवल के जो टिपिकल से टिपिकल एग्जाम होते हैं, जो नेशनल लेवल के फाइनल एग्जाम होते हैं, उस पर भी इस तकनीक को अपनाया गया है और वो ही कारगर होगी, वो ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इसका मतलब वो निश्चित रूप से कारगर होगी। तो आप क्वांटिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिए। आपने क्वेश्चन अगर 20 सीखे तो कोई बात नहीं, लेकिन उन क्वेश्चन के अंतर्गत छुपे हुए कॉन्सेप्ट को आपने समझा या नहीं समझा, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, जब भी कभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो जिस टॉपिक या कंटेंट से रिलेटेड, ये मैं बता रहा हूँ शुरुआती स्टेज में प्रैक्टिस करने के दौरान किस तरह से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू करें। ऐसा नहीं है क्वेश्चन पढ़ा, मान लिखे, सॉल्व किया, आंसर निकाला, आंसर आया कि नहीं है वो चेक किया, काम खत्म, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमेशा ध्यान रखें, जैसे सबसे पहला काम तो आपका क्या होना चाहिए कि जिस टॉपिक को या कंटेंट को आपने कर लिया है, थियोरेटिकली पढ़ लिया, जैसे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ा, वो लगभग अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो वो मेरे हिसाब से लगभग आपके 4 से 5 पेज के बने होंगे। हो सकता है किसी के 6 बन जाए, 7 बन जाए, लेकिन मिनिमम 5 पेज के तो बने ही बने होंगे। अब सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि उन 5 पेज को अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट एंड समराइज करके एक पेज में सिमटाने का प्रयास कीजिए, यानी वो पूरा का पूरा एक पेज में सिमट जाए। अब वो सिमटने का मतलब ये नहीं आप छोटे कर करके लिख दो। ऐसा भी एक केस आया कि जब कहा भाई इसको आप शॉर्ट में करो, 2 पेज को शॉर्ट में करने के चक्कर में उन्होंने क्या कर दिया, छोटे लिख करके एक पेज में कर दिया। तो वो रणनीति नहीं है। शॉर्ट का मतलब क्या हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट और काम की चीज़ों केवल उसी को आप नोट कीजिए। क्योंकि होता क्या है कि जब आप कोई एग्जाम देने जाते हो तो अभी तो आपका धीरे धीरे काम चल रहा है, तब तक आपके 50 पेज 60 पेज भर जाएंगे। धीरे धीरे जब ये बुक होगी तो हो सकता है आपके 1 रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर भर जाए। तो 3 रजिस्टर का आप रिवीजन नहीं कर सकते। तो रिवीजन करने के लिए भी क्या जरूरी है कि आप क्या कीजिए, उसको कंप्रेस कीजिए। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें उसको कंप्रेस करता हूँ, तो उसी प्रकार से आप भी अपने नोट्स को क्या कीजिए, कंप्रेस कीजिए, और ये धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल के लिए भी आप क्या करें कि अपनी कॉपी के साइड में नई कॉपी डाल करके जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो भी कॉन्सेप्ट, उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह का काम करोगे तो न्यूमेरिकल का आपका आधा काम तो ऐसे ही आसान हो जाएगा और बार बार उनको रिवाइज करते रहिए। अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, अब देखो जैसे ये न्यूमेरिकल है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। वैसे आपको पता है, लेकिन मैं एक बेसिक अप्रोच बता रहा हूँ। जैसे इस न्यूमेरिकल को हम पढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि टंगस्टन की दहली तरंग दैर्ध्य 2300 एंगस्ट्रॉम है। यदि उस पर 1500 एंगस्ट्रॉम का पराबैंगनी प्रकाश आपतित हो तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझिए किस टॉपिक से रिलेटेड है। ये आपको दिख रहा है, तो दहली तरंग दैर्ध्य की बात कर रही है, फिर आपतित प्रकाश की भी बात हो रही है, और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी गतिज ऊर्जा पूछी जा रही है। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जब भी बात आएगी तो उसमें एक ही तो फॉर्मूला है, वो क्या है, द फेमस आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। वही तो हमने पढ़ा था, बाकी तो सब उससे डेराइव हो रहे थे। तो इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन है उसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में करना है तब तो सीधा आपने मान रखा, सॉल्व कर दिया, लेकिन जब सब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो उसमें न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको आप सीखिए। आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे हम जानते हैं कि, या वी नो दैट, या फ्रॉम आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, आप ऐसा भी लिख सकते हो, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से आप इसे क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो एच न्यू इंसिडेंट इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इक्वेशन नंबर 1। जब आप ये लिखो तो साइड में यहाँ जरूर लिखना वेयर, या जहाँ, जहाँ न्यू इंसिडेंट क्या है आपका, न्यू इंसिडेंट क्या है, ये है आपकी आपतित प्रकाश की आवृत्ति। फिर फाई क्या है,
धात्विक सतह का कार्यफलन या धातु का कार्यफलन एक ही बात है। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो जाएगी? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये सब आप लिखिए। थ्योरेटिकली जब हम करते हैं तो इस तरह से लिखिए ताकि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसके दिमाग पर कोई बर्डन नहीं हो, उसको हर चीज क्रिस्टल क्लियर दिखे, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो आपने लिख दिया। अब ये तो आप जानते हो। अब आपको गिवन डेटा क्या है आप यहाँ लिखिए, दिया गया है या गिवन दिया गया है। क्या दिया गया है? दहली तरंग दैर्ध्य, जिसको आप कैसे डिनोट करते हो? लैम्डा टीएच इक्वल टू 2300 एंगस्ट्रॉम। और क्या दिया गया है? ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, सॉरी तरंग दैर्ध्य, तो वो क्या हो जाएगा? लैम्डा इंसिडेंट। वो कितना है? 1500 एंगस्ट्रॉम। और पूछा क्या है? पूछा है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये आप जानते हो, ये आपको दिया गया है। अब आप इस फॉर्मूले में इसका यूज कीजिए और मान निकालिए। और यहाँ पर आपको देखो पता भी चल रहा है लैम्डा टीएच क्या है? 2300 एंगस्ट्रॉम है। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ रिकॉल भी करते रहिए। मैंने क्या बताया था? लैम्डा टीएच क्या होता है? दहली तरंग दैर्ध्य, अधिकतम तरंग दैर्ध्य होता है। उससे कम तरंग दैर्ध्य के आपतित प्रकाश पर ही आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव मिलेगा। तो देखिए ये इससे कम है क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिट है। और न्यू इंसिडेंट क्या हो जाएगा? मिनिमम, यानी उतनी की उतनी फ्रीक्वेंसी है। उससे ज़्यादा पर तो प्रकाश विद्युत प्रभाव हो सकता है लेकिन उससे कम पर नहीं होगा। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस फॉर्मूले में आपको तो न्यू इंसिडेंट है, आपको तो लैम्डा टीएच के और लैम्डा इंसिडेंट के मान दिए गए हैं, तो इसको इसमें बदल देते हैं। आप क्या लिखोगे? देखो पहले एक बार मैं लिख देता हूँ न्यू इंसिडेंट, और फाई को आप क्या लिख सकते हो? एच न्यू टी एच प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ एक बार, यहाँ इसको साफ कर रहा हूँ, यहाँ लिख दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है ना, इसको आप यहाँ देखिए। तो न्यू इंसिडेंट है। अब न्यू आपको लैम्डा में लाना है, तो न्यू लैम्डा इजिकल टू सी होता है, ये आप जानते हो। न्यू लैम्डा इजिकल टू सी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? न्यू इजिकल टू सी बाई लैम्डा। तो बस मान रख दीजिए आप, एच सी अपॉन लैम्डा इंसिडेंट इजिकल टू एस सी अपॉन लैम्डा टी एच प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। आपको चाहिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो ये क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा। तो एस सी तो कॉमन आ गया, 1 अपॉन लैम्डा इंसिडेंट माइनस 1 अपॉन लैम्डा टी एच। इसको आप अब बस अब आगे आप क्या है? आगे तो सब कुछ आ गया। एच का मान आप जानते हो, आप नीचे लिखना वेयर एच इज प्लांक कांस्टेंट, जिसका मान क्या होगा? 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। यूनिट भी साथ में लिखिए। सी क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये दोनों आपके दिए गए, बस मान रखिए और इसका जो भी आंसर आए वो आप लोग निकाल लेना। अब इसको मैं यहाँ सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, मैथमेटिक्स को आप अपने घर पर कीजिए। इसका आंसर तो आएगा आपके एनर्जी है, तो आंसर किस में आएगा? जूल में आएगा। और जनरली अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे तो आप क्या करोगे? ई से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे, तो किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। यानी जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप किस प्रकार से कन्वर्ट करते हो वो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर जूल में भी हो सकता है, इसका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हो सकता है, वो आप आराम से देख लेना। तो इस प्रकार से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। क्या दिया गया है, आप क्या जानते हो, ये मैंने पूरा तरीका बताया है सब्जेक्टिव एग्जाम में किस प्रकार से इसको किया जाता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी तरीका ये लिखना नहीं है, लेकिन रफ में तो आपको इसी तरह से सोल्व करना पड़ेगा। तो ये न्यूमेरिकल था, ये हमने पहला न्यूमेरिकल इस तरह से देखा है। अभी हम 2-3 न्यूमेरिकल की और प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपको काफ़ी हद तक जानकारी मिलेगी। तो इसको आप आराम से घर पर कीजिएगा। और ज़्यादा अच्छा तो ये रहेगा कि जब इस न्यूमेरिकल को देखा है और जैसे ही मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया वहाँ तक तो आप इस लेक्चर को सुनिए, लेकिन उसके बाद वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद ही करने का प्रयास कीजिए। सबसे अच्छा तरीका तो ये, क्योंकि ये चीज़ समझी हुई है, नई कुछ नहीं है, लेकिन मुझे तो करना था सो मैंने किया। उसी प्रकार से मैं दूसरा और तीसरा न्यूमेरिकल भी करूँगा, तो उसके लिए भी आपकी ये रणनीति होगी, आप उस न्यूमेरिकल को पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि चीज़ें तो वही आ रही है जो आपने पढ़ी है। देख करके करोगे, उतारने से कोई फायदा नहीं, उतारा हुआ तो किताब में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, रणनीति स्पष्ट रहनी चाहिए, किसी भी प्रकार की आप लापरवाही मत बरतिए। ठीक है ना, जैसा कह रहा हूँ वैसा आप करते जाइए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपके लिए प्लेटफॉर्म फायदेमंद भी रहेगा। हमेशा की तरह वापस दोहरा रहा हूँ, जैसा कहा जा रहा है अगर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा तो आप ये मान के चलिए
कि यह प्लेटफॉर्म किसी भी लेवल पर क्लासरूम से कम आपको नहीं फील होने वाला है, ठीक है ना। तो इसको आप देखिए। अब हम अगला न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं ताकि आराम से क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूमेरिकल में स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो पहला न्यूमेरिकल आपने देख लिया था किस प्रकार से हमने उसको किया, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को काम में लेते हुए, ठीक है ना। उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रखी थी, उसका आंसर शायद मैंने वहाँ बताना भूल गया, तो आप उसका आंसर को भी नोट कर लीजिए। उसका आंसर आ रहा है 2.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। ताकि मान लो आपको चेक करना हो, वैसे आपके बुक में दे रखा है, बुक में से ही मैंने लिया है, लेकिन फिर भी आंसर चेक करना हो तो ये आपका आंसर आ रहा है, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। अब अगला न्यूमेरिकल हम देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि यदि किसी धातु का कार्यफलन 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तथा उस पर 3300 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित होता है तो उसके विरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल वही है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। करने के लिए क्या जरूरी है, आप क्या जानते हो वो आपको पता होना चाहिए, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है वो भी आपको पता होना चाहिए, वो वहाँ से आपको पता चल जाएगी, और क्या निकालना है वो आप आराम से उन दोनों चीज़ों को मैच करते हुए कर सकते हो। तो इसमें आपको दिया हुआ क्या क्या है, सबसे पहले जब भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की कोई न्यूमेरिकल आपको दिखे तो एक चीज़ तो आपको हमेशा लिखनी है, क्योंकि उसमें एक ही तो फॉर्मूला है। कौन सा है, द फेमस आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, वो तो आपको हमेशा लिखना है। तो आप लिख सकते हो, हम जानते हैं कि वी नो दैट फ्रॉम द आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन एच न्यू इंसिडेंट इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और हमेशा की तरह वापस वही, जहाँ अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना, जहाँ एच न्यू इंसिडेंट क्या है वो आप लिख लीजिए, फाई क्या है वो आप लिख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या है वो आप लिख लीजिए, ठीक है। अब आपको दिया क्या गया है वो भी आप नोट कर लीजिए। दिया गया है गिवन डेटा आर, गिवन डेटा क्या है, आपको वर्क फंक्शन आपको दिया गया है 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य याद रखिए, ठीक है ना। लैम्बडा इंसिडेंट कितनी है, 3300 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल आप कैसे निकालोगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल है कि आपको वो पता होना चाहिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है कि जब आप नेगेटिव डायरेक्शन में पोटेंशियल को बढ़ा रहे थे, यानी ऋणात्मक दिशा में जब आप विभव के मान को बढ़ा रहे थे, तब हो क्या रहा था कि ये जो आपकी दो प्लेट्स थी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे थे, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहे थे तो सर्किट में करंट फ्लो हो रही थी। लेकिन जैसे आपने पोटेंशियल को बढ़ाया नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पहुँच रहे थे उनकी गति अवरुद्ध होना शुरू हो गई थी, ठीक है ना। और जैसे जैसे आप बढ़ोगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की गति, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचने से रुकने लग जाएंगे। केवल वही इलेक्ट्रॉन पहुँच पाएंगे जिनके पास पर्याप्त गतिज ऊर्जा हो। लेकिन ऋणात्मक दिशा में विभव का एक मान ऐसा जरूर आएगा, उस पर अधिकतम गतिज ऊर्जा का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो वो जो पोटेंशियल होगा जिस पर अधिकतम गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के संदर्भ में आप क्या लिख सकते हो, EV0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो एक फॉर्मूला आप ये जानते हो, अब इन दोनों का आप यूज कर लीजिए। इन दोनों का यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, EV0 इज इक्वल टू एच न्यू इंसिडेंट माइनस 5, या EV0 रख दो, ये 5 इधर आ जाएगा, दिया आ जाएगा। अब आपके पास क्या है, देखो न्यू इंसिडेंट को तो आप क्या लिख सकते हो, देखो HC अपॉन लैम्बडा इंसिडेंट माइनस 5, और ये EV0, बस अब आराम से निकाल लीजिए। याद रखिए मान जो आपको मान निकालना है V0 का, ठीक है ना। तो ये V0 क्या हो जाएगा, V0 हो जाएगा HC अपॉन लैम्बडा इंसिडेंट अपॉन E माइनस 5 अपॉन E। अब ये जब देखो 5 आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, ठीक है ना, तो यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखे तो E सही, तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, वोल्ट में आ जाएगा। इसकी इकाई आप देखोगे, इसकी इकाई अपना आप क्या है, वोल्ट है। याद रखिए फिजिक्स में जब भी न्यूमेरिकल करो तो हमेशा क्या होता है कि जोड़ और घटाव, यानी प्लस और माइनस दोनों एक चीज़ है। कोई भी दो राशियों अगर आप जोड़ रहे हो तो वह राशियाँ तभी जुड़ेगी जब उनकी विमाएँ समान हो। अगर डिफरेंट डिफरेंट उनकी डायमेंशन है या उनकी डिफरेंट डिफरेंट क्या है, उनका मात्रक है, यूनिट डिफरेंट होगी तो वो कभी नहीं जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि वोल्ट और जूल आपस में जुड़ जाएंगे, नहीं, वोल्ट और वोल्ट ही जुड़ेंगे, जूल और जूल ही जुड़ेंगे।
मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जुड़ने वाली या घटाने वाली जो राशियां है वो हमेशा सिमिलर डायमेंशन की या सिमिलर यूनिट की होनी चाहिए। तो इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखिए। आप चेक करते रहिए, जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ उसको आप साइड में नोट कीजिए। ये बहुत बेसिक चीज़ है जो आपके न्यूमेरिकल अप्रोच में बहुत काम आने वाली है। ये तो भी शुरुआत है, हम खूब से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तब आपको बहुत मजा आएगा, और फिर न्यूमेरिकल करना आपके लिए टिप्स पर हो जाएगा। बिल्कुल आप ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे पता ही नहीं चलेगा, और एक स्थिति ऐसी बन जाएगी कि बिना पेन उठाए भी आप दिए गए ऑप्शन से उसके आंसर को निकाल सकते हो। ठीक है ना, वो एलिमिनेशन मेथड होता है जिसको हम बाद में सीखेंगे। तो यहाँ से आपके V0 निकल जाएगा, बस अब इनके मान रखना है, मान रख करके आप आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए। और इसका जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप आराम से जब निकालो तब देख लेना। इसका आंसर आएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ 2.65 वोल्ट। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, 2.65 वोल्ट ये इसका आंसर आएगा। बाकी आप करके देखिए। तो ये भी हमने क्या देख लिया, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल देख लिया। अब एक न्यूमेरिकल इसमें और कर लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूमेरिकल हम देखते हैं वो क्या है हमारा। ठीक है ना, अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, लिथियम तथा तांबे के कार्यफलन क्रमशः 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो दृश्य प्रकाश में काम आने वाली प्रकाश विद्युत सेल के लिए उपरोक्त में से कौन सी धातु उपयोगी होगी। क्वेश्चन को हमने बड़े आराम से पढ़ लिया। अब देखिए ये क्वेश्चन में दिया क्या गया है और आपसे क्या पूछा गया है, उसकी आप चर्चा करते हैं पहले। और हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जो सबसे बड़ी कमी हमारी क्या रह जाती है, जैसे मान लो कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, हम ऐसे बांट लेते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन को हमें 2 मिनट मिल रहे हैं सपोज करो, तो हम क्या करते हैं कि विथिन 3 सेकंड या 5 सेकंड क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वो भी एक गलत रणनीति। आप क्वेश्चन को पढ़ने में पर्याप्त समय दीजिए, हो सकता है 10 से 15 सेकंड, और मैं तो कहता हूँ 30 सेकंड तक दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक दफ़ा अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर बचा हुआ काम तो बहुत आसान होगा। तो इस क्वेश्चन को बड़ा आराम से हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है आपको 2 धातुएं दी गई है। कौन कौन सी, एक तो दी गई है लिथियम और एक दी गई है तांबा, और दोनों के क्या दिए गए हैं, कार्यफलन दिए गए हैं। आपको पता है कार्यफलन क्या है, धातु का अभिलाक्षणिक गुण होता है। अगर धातु बदलेगी तो उसका कार्यफलन भी बदल जाएगा। ठीक है ना। और फिर क्या पूछा है कि आपके पास क्या एक प्रकाश विद्युत सेल है। ठीक है ना, तो प्रकाश विद्युत सेल है और उसमें मान लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रोसेस को स्टार्ट करवाना है या उसको उस तरह से उपयोग में लेना है। और रेंज आपको क्या दे रखी है कि दृश्य प्रकाश में, ठीक है ना, कि दृश्य प्रकाश में अगर आपको इसको यूज लेना है, यानी आपकी जो इंसिडेंट लाइट है वो किस में होनी चाहिए, दृश्य प्रकाश में होनी चाहिए। और दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखोगे, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य, अवरक्त, इंफ्रारेड, इस प्रकार से रेडियो वेव्स तक आप जाओगे तो पूरी एक रेंज होती है। तो उसमें जो दृश्य प्रकाश होता है वो आपका होता है 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम, कभी कभी इसको 4000 एंगस्ट्रॉम से भी ले लेते हैं। ठीक है ना, मोटे मोटे तौर पर आपका ये रेंज होती है। इस रेंज के अंतर्गत जो प्रकाश है वो आपका कहलाता है दृश्य प्रकाश या विजिबल लाइट। तो अब क्या मतलब हो गया कि अगर प्रकाश विद्युत सेल के लिए आपको दृश्य प्रकाश में कामें लेनी है तो जो आपकी लैम्बडा इंसिडेंट है, ठीक है ना, लैम्बडा इंसिडेंट वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी इसके बीच में, तब तो वो आपके दृश्य प्रकाश में प्रयुक्त हो सकती है। अगर इसके बीच में नहीं है तो फिर वो प्रयुक्त नहीं होगी। तब आपको क्या चेक करना है कि इस धातु के लिए लैम्बडा इंसिडेंट क्या होगी और इस धातु के लिए लैम्बडा इंसिडेंट क्या होगी, ठीक है ना। और वो हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। अब कैसे निकालोगे आप देखिए, मैं इसको बताता हूँ एक बार। आप जैसे सपोज करो दिया क्या गया है, मैं केवल लिथियम लिख रहा हूँ, फॉर लिथियम आपको क्या दिया गया है 5, और वो कितना दिया गया है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर मान लो मैं इसको जूल में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वोल्ट। और कार्यफलन की फॉर्मूला क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है h/TH। क्या होता है h/TH या hc/λTH। तो यहाँ से मैं λTH निकालना चाह रहा हूँ। एक बार आप इसको देखिए सिर्फ, फिर मैं बताता हूँ करना क्या है। λTH क्या हो जाएगा आपका hc/5। अब आप क्या करोगे, h का मान रखिए 6.62 10⁻34, c क्या हो जाएगा 3 × 10⁻8,
और ये क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा 2.3 इंटू 1.6 10⁻⁻19 यही होगा। इस चीज़ को आप देखिए। अब आप क्या कर सकते हो इसको, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ये मात्रक आपकी जूल होगा। अब चेक कीजिए कैसे होगा, ठीक है ना, आप आराम से देख लीजिएगा। क्योंकि फाई क्या ऊर्जा, ईवी को हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन को अगर हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका कुछ ना कुछ मान आएगा। अब इसका मान क्या आएगा आप आराम सॉल्व करके देखना। अभी मैं इसको मान डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5380 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो जब आप लिथियम की बात कर रहे हो और उसका कार्यफलन ये है तो उसके लिए लैम्बडा टीएच क्या आ गया, ये आ गया। अब मैं तांबे के लिए देख लेता हूँ। अभी मैं बताऊंगा इसको कैसे करना है, एक बार आप इसके सिर्फ इस पोर्शन को देखिए, ठीक है ना। फॉर कॉपर तो इसके लिए फाई कितना है आपका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके लिए आप जब इस तरह से निकालोगे पूरा इस तरह से मान रखिए तो उसका सीधा मान में लिख रहा हूँ क्या आ रहा है, इसका मान आ रहा है 3094 एंगस्ट्रॉम। ये पूरी ऐसी प्रोसेस होगी, ठीक है ना। लैम्बडा टीएच, अब देखो ये लैम्बडा टीएच आया है, न्यू टीएच और लैम्बडा टीएच में अंतर है। यानी लिथियम के लिए क्या है, ये अधिकतम तरंग दैर्ध्य है, इससे ज्यादा तरंग दैर्ध्य का मान हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर इससे ज्यादा तरंग दैर्ध्य आप काम में लोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिए, देखिए न्यूमेरिकल में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लैम्बडा टीएच का मतलब क्या होता है, आपतित तरंग दैर्ध्य का वह अधिकतम मान जिस पर या जिससे कम मान पर तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना आरंभ हो सकती है, लेकिन उससे अधिक मान पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना आरंभ नहीं होती है। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। तो ये अधिकतम मान है। अब इसका अधिकतम मान कितना है 5380 एंगस्ट्रॉम। तो ये किस रेंज में आ रहा है, ये आपके इस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो 3800 से 7800 की रेंज में आ रहा है। कम तो कुछ भी हो सकता है लेकिन इस रेंज में तो है ही। तो इसका मतलब क्या है, ये तो उपयुक्त, ये तो आप क्या कर सकते हो, प्रकाश विद्युत सेल में दृश्य प्रकाश के संदर्भ में इस धातु को उपयोग कर सकते हो। लेकिन तांबे के लिए इसका मान कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। ये अधिकतम है, इससे कम हो सकता है लेकिन इससे अधिक नहीं हो सकता। और आपको तो जो रेंज है वो तो 3800 से तो शुरू हो रही है। तो ये तो कभी भी 3800 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3094 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा तो इसका मान नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस स्थिति में ये आपके प्रकाश विद्युत सेल में प्रयुक्त नहीं हो सकती है। तो इस तरह से अगर मान लो आपको ये इस तरह से देकर के न्यू के रूप में पूछे तो न्यू में कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि न्यू क्या है, मैक्सिमम लिमिट आपकी तय नहीं करती। न्यू तो मिनिमम शुरुआत को बताती है, अधिकतम मान तो कुछ भी हो सकता है उसका। लेकिन लैम्बडा टीएच में तो अधिकतम मान ही फिक्स कर दिया, तो उससे कम मान का ही उपयोग कर सकते हो, उससे अधिक नहीं ले जा सकते। तो ये इतना आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये तो इसमें प्रयुक्त हो सकता है इस रेंज में, लेकिन ये मान इससे अधिक तो हो ही नहीं सकता। जबकि आपको 3800 चाहिए तो ये धातु प्रयुक्त नहीं हो सकती। तो ये वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब जो आपने ढंग से सीखा है उसको आप करके देखिए। पुनः एक बार ये दोहराना चाहूंगा कि इस न्यूमेरिकल को जो मैंने बताया है उसको सुने बिना, अब चूंकि ये तो मैंने कर दिया, फिर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ इसलिए आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन हमेशा न्यूमेरिकल को पहले खुद करने का प्रयास कीजिए और फिर आप जो मैं बता रहा हूँ उसको देखिए। तो ये हमने 3-4 न्यूमेरिकल किए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा और उस तरह से आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब जब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे तब हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो नया टॉपिक होगा उसको हम करेंगे। वो नया टॉपिक क्या होगा उसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।